Hello students, good morning, welcome back. Myself Dr. Krishna Mishra, Associate Professor Zoology, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। मैं आज आप लोगों से कॉम्पिटेंस यानी कि सामर्थ्य नामक टॉपिक जो है उस पर डिस्कशन करूँगी। वेडिंगटन ने 1932 में कंसेप्ट ऑफ कॉम्पिटेंस जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था। कंसेप्ट ऑफ कॉम्पिटेंस यानी कि सामर्थ्य का कंसेप्ट। ही इंट्रोड्यूस दिस एज द फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ टिश्यू विच परमिट्स इट टू रिएक्ट इन अ मार्फोलॉजिकली स्पेसिफिक वे टू डिटर्मिनेटिव स्टिमुलाई. It is always related to particular stimuli and particular corresponding responses. Competence is a term which sums up the ability of the enzyme complement of the embryonic cell to adapt to a particular ratio of metabolites. क्या मीनिंग है इसका कि वेडिंगटन के अकॉर्डिंग जो सामर्थ्य होती है वो ऊतक की वह विशिष्ट कार्य की अवस्था होती है जिसमें वह इंडक्शन के प्रति अपनी रिएक्शंस को यानी कि प्रेरण की क्रिया के प्रति अनुक्रिया जो है वो करता है, रिएक्शन करता है। अर्थात जो टिश्यू होता है उस विशेष काल में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन की क्षमता रखता है और वो समय गुजरने के बाद यानी कि यदि वो टाइम जो है वो निकल जाता है तो उसके बाद में टिश्यू जो है उसकी ये कैपेसिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि उसकी कॉम्पिटेंस जो है वो समाप्त हो जाती है एवं यह जो है टिश्यू फिर से जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है उसकी फॉर्मेशन के लिए कॉम्पिटेंट हो जाता है। यानी कि जो कॉम्पिटेंस है वो एक पर्टिकुलर टाइम की होती है, एक पर्टिकुलर टाइम पर वो एक विशिष्ट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के लिए जो है वो कॉम्पिटेंट होता है और जब वो टाइम निकल जाता है तो वो दूसरे स्ट्रक्चर के लिए कॉम्पिटेंट होता है, उसकी फॉर्मेशन के लिए कॉम्पिटेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्टोडर्मल टिश्यू में कुछ समय तक ही जो न्यूरल इंडक्शन के प्रति रिएक्शन जो है वो करके न्यूरल ट्यूब बनाने की सामर्थ्य होती है या न्यूरल ट्यूब बनाने की कॉम्पिटेंस होती है। इसके बाद में यह टिश्यू जो होता है वो लेंस फॉर्मेशन के लिए कॉम्पिटेंट हो जाता है, यानी कि उसकी सामर्थ्य जो होती है वो न्यूरल ट्यूब से लेंस फॉर्मेशन के अंदर परिवर्तित हो जाती है। जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग यह है कि कुछ विशिष्ट काल तक ही कुछ विशेष जीन्स जो होते हैं कुछ विशेष ऊतकों का निर्माण कर सकते हैं और बाद में ये जीन्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ की फॉर्मेशन करते हैं या फिर ये अपनी रिएक्शंस जो हैं उनको करना बंद कर देते हैं। यहाँ पे हमने बात की कि व्हेन द एक्टोडर्म ऑफ एम्फीबियन एम्ब्रियो इट ट्रांसप्लांटेड फॉर वेरियस डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ ब्लास्टुला टू अर्ली न्यूरुला इट ग्रेजुअली लॉसेस न्यूरल कॉम्पिटेंस, यानी कि धीरे धीरे इसकी जो न्यूरल ट्यूब बनाने की जो क्षमता होती है वो ख़त्म होती चली जाती है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, विद एजिंग द एक्टोडर्म ग्रेजुअली लॉसेस इट्स कैपेसिटी टू रेस्पॉन्ड टू द इंडक्टिव स्टिमुलाई ऑफ कॉर्डा मेसोडर्म के जो इंडक्टिव स्टिमुलाई होते हैं उसके प्रति ये क्रिया करना बंद कर देता है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू नीडम the cells in early embryonic stages they may be refractory to the inductive stimulation and reach a stage of inertness relatively to certain specific embryonic induction in the later stages which are pre-competence and post-competence respectively। यानी कि ये प्री-कॉम्पिटेंस और पोस्ट कॉम्पिटेंस जो हैं उनके अकॉर्डिंगली जो है वो रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। आइसोलेटेड एक्टोडर्म एक्सपोज टू न्यूरल इंडक्शन एंड एक्टोडर्म ट्रांसप्लांटेड टू लेट डिफरेंशिएटेड इनटू एपिडर्मिस, यानी कि कोई भी एक्टोडर्म जो होती है वो न्यूरल इंडक्शन के लिए यदि कुछ समय बाद यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में ट्रांसप्लांट की जाएगी तो वो केवल एपिडर्मिस ही बनाएगी, न्यूरल ट्यूब नहीं बना पाएगी। वेडिंगटन ने अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने देखा कि जो टिश्यूज़ हैं उनमें कॉम्पिटेंस जो है उसको उन्होंने प्रमाणित किया। एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने
एम्ब्रियोनिक जो ब्लास्टुला से न्यूरुला स्टेज तक की एक्टोडर्म जो है उसका ट्रांसप्लांटेशन दूसरे वाले एम्ब्रियोज में किया। सभी स्टेजेस में उन्होंने यह देखा कि एक्टोडर्म के अंदर जो न्यूरल टिश्यूज़ हैं उनके फॉर्मेशन की जो कॉम्पिटेंस है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है, और जैसे जैसे एजिंग होती है एम्ब्रियो की तो उसमें एक्टोडर्मल इंडक्शन की जो रिएक्शन की एक्टिविटीज़ होती हैं उनके प्रति उनका रिएक्शंस जो होता है वो करके वो कार्डो मीजोडर्म जो है उनका निर्माण करते हैं। जब एक्टोडर्म का जो ट्रांसप्लांटेशन बहुत देर से किया जाता है तो यह केवल एक एपिडर्मिस का ही निर्माण करती है और दूसरी कोई भी स्ट्रक्चर जो है उससे फॉर्मेशन नहीं होती है। Further, late neural epidermis no longer convertible into the neural tissues. It become competent to the respond to other inductors under the influence of vesicle hindbrain and ear vesicle. Influence of ear vesicles, hindbrain and forebrain brain respectively. It differentiated into lens, ear vesicles and nasal pits during post neural stages of development. It means कि जब उन्होंने अपने दूसरे जो एक्सपेरिमेंट किए तो गैस्ट्रुला जो है उसके एक्टोडर्म जो है उनके पीसेस को उन्होंने अलग अलग कर दिया और उनको डिफरेंट टाइम के लिए सेपरेट रखा गया। इसके बाद उन्होंने न्यूरुला के अंदर अलग अलग स्थान पर उसको ट्रांसप्लांट किया जहां इंडक्टर सक्रिय थे, यानी कि जहां इंडक्टर जो है वो एक्टिव थे वहां पर उन्होंने ट्रांसप्लांट किया। डेवलपमेंट के दौरान उन्होंने ये देखा कि लेट गैस्ट्रुला स्टेज जो है उसमें ब्रेन फॉर्मेशन की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। एजिंग के साथ जो टिश्यूज़ हैं उनमें एक प्रकार के इंडक्शन की कैपेसिटी में जो है कमी आती है, लेकिन दूसरे प्रकार का जो इंडक्शन है उसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है, वो उसको अडॉप्ट कर लेता है। एक्सपेरिमेंट्स के दौरान यह देखा गया कि एक्टोडर्मल जो टिश्यूज़ होते हैं वो लेंस, ईयर वेसिकल्स और नेज़ल पिट्स उनके इंडक्शन के लिए जो है वो रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं। ये जो क्रमिक सामर्थ्य होती की अवस्थाएं जो होती हैं वो सिंक्रोनाइज्ड होती हैं क्योंकि ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंडक्टर्स के द्वारा कंट्रोल होती हैं। अब हम आते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होती है कॉम्पिटेंस की। द प्रीकंडीशन फॉर द कॉम्पिटेंस इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल जीनोम, यानी कि फंक्शनल जीनोम जो है उसकी उपस्थिति होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी कॉम्पिटेंस जो है वो हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो नोन that up to the stage of amphibian gastrulation no transcription of ribosomal RNA occurs. gastrulation तक ribosomal RNA जो है वो उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ट्रांसफर RNA इट इज़ रिपोर्टेड टू स्टार्ट इन द लेट क्लीवेज, जबकि जो ट्रांसफर RNA है वो लेट क्लीवेज में बनना शुरू हो जाता है और मैसेंजर RNA मॉलिक्यूल्स दे आर ट्रांसक्राइब्ड वेरी स्लाइटली बिफोर द गैस्ट्रुलेशन। ये गैस्ट्रुलेशन के थोड़े से टाइम पहले बनना शुरू होते हैं। इसका क्या मीनिंग हुआ कि सबसे पहले जो है जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो ट्रांसफर RNA का होता है जो कि लेट क्लीवेज में बनना शुरू होता है। उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन मैसेंजर RNA का होता है जो कि अर्ली गैस्ट्रुलेशन के दौरान फॉर्म होता है, लेकिन राइबोसोमल RNA जो होता है वो गैस्ट्रुलेशन तक नहीं बनता है। देयरफॉर कॉम्पिटेंस इज रिलेटेड विद द ऑनसेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी ऑफ जीनोम ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोटीन्स ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन टू क्रिएट अ प्री कंडीशन फॉर द कॉम्पिटेंस। यानी कि जब तक ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तब तक कॉम्पिटेंस के लिए प्री कंडीशंस जो हैं वो स्टार्ट नहीं हो सकती हैं, उनके लिए एनवायरनमेंट नहीं होता है। तो कॉम्पिटेंस जो है उसका स्टार्ट होने के लिए ट्रांसक्रिप्शन जो है वो आवश्यक होता है। रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर DNA is an activity that is gradually assumed by the embryonic cell. Embryonic nuclei do not assume their normal functions before this mitotic pattern comes to an end. Therefore, the transcription from synchrony to asynchrony in mitosis involved in early embryogenesis
forms a prerequisite of competence. Embryonic induction and competence phenomena established a fact that induction plays a vital role in embryonic development. Neural induction is a triggering process that sets competent ectoderm along the path of neural differentiation. यानी कि जो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है उसको प्ले करता है. एक्सटेंट एंड शेप ऑफ द इंडक्टिव मटेरियल इट डिटरमाइंस अफेक्ट ectoderm extent and shape. Such an area of neuralized ectoderm undergo a self-determined pattern, a development typical of so-called embryonic fields. Each species it has its own specific repertoire of possible cytodifferentiation. यानी कि हर स्पीशीज़ के अंदर साइटोडिफरेंशिएशन जो है वो अलग अलग तरीके से होता है. कोई भी फील्ड और ना ही कोई भी इंडक्टर जो है वो स्पेसिफिक होते हैं. सो इट वॉज ऑल अबाउट एम्ब्रियोनिक इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस. अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे.